हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। काफी इंटरेस्टिंग विषय पर आज की डिस्कशन में स्टार्ट करना चाहूंगा। इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ बेसिक चीजें आपको ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे एक नया डायमेंशन जो है वो आपका खुलेगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को लेकर थोड़े बहुत चिंतित रहते हैं, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, आई होप कि आज के डिस्कशन से अंडरस्टैंडिंग तो आएगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ आपका इस विषय पर थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप होगा। चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। Critically analyze the factors contributing to the slowdown in India's industrial production growth in February and its implications for the economy. लेटेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो चीजें उतनी अच्छी नजर नहीं आती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है ये स्लो हुआ है। फरवरी में ये 2.9% पर पहुंच गया है। याद रखिए ये माइनस नहीं है, ग्रोथ जो है ये स्लो हुआ है, राइट। ये अभी पॉजिटिव में ही है, 2.9% पर ही है, ये -2.9% नहीं है। लेट्स से कि पहले 6% था तो अब ये 2.9% हो गया है, ओके। लेकिन ये जो 2.9% है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है, ये फरवरी का आंकड़ा है, लेकिन ये पिछले 6 महीनों का सबसे लोवेस्ट आंकड़ा है। ये चिंता का विषय है। इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है ये ड्रॉप होकर 2.9% पर पहुंचा है। माइनिंग जो है इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, इट हैज टच्ड 1.6%। अब सिर्फ यही एक बेसिक इंफॉर्मेशन को अगर हम समझें, शार्लॉक होम्स की तरह अगर जो साइंस ऑफ डिडक्शन है उसको यहां पर अप्लाई करें, तो फिर हमें पता चलता है कि ये तो थोड़ा चिंता का विषय, थोड़ा यानी कि थोड़ा बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं एक फैक्ट्री के बारे में। एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल ही हम लेते हैं और एक फैक्ट्री से ही हम सारी फैक्ट्रीज या फिर सारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको समझ सकते हैं। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ड्रॉप देखने को मिला है, दैट मीन्स फैक्ट्री में कौन काम करता है? मजदूर काम करते हैं। तो अब जो जॉब्स जनरेट हो रही थी ये जॉब्स तो जनरेट नहीं हो रही है, बिकॉज स्लो डाउन है, ड्रॉप है। लेकिन जो वर्क आवर्स मिल रही थी, जो पर वीक या फिर पर मंथ जो फुल टाइम जॉब कर रहे थे, कई लोगों को ओवर टाइम मिल रहा था, अब ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि अगर आप लेट्स से 50 घंटे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कंपनी बता दे कि भाई अभी इस महीने आपको सिर्फ 30 घंटे का काम मिलेगा। दैट मीन्स कि एक जो मजदूर व्यक्ति है उसकी इनकम जो है वो कट डाउन होगी, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली जो भी आपकी कंपनी है उस पर भी इसकी इंपैक्ट आएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी इसकी असर आएगी, क्योंकि अब उतना ज़्यादा माल जो है वो आप बना भी नहीं रहे और सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो उतने ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस की भी ज़रूरत नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस पर इसकी इंपैक्ट आएगी। दैट मीन्स कि ये जो ट्रक्स बनाने वाली कंपनी है यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें भी इसकी इंपैक्ट आएगी। इसी के साथ सरकार को जो जीएसटी मिलता है और जो इनकम आती है प्रॉफिट में से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों चीज़ें, तो सरकार का जो रेवेन्यू है उस पर भी इसकी इंपैक्ट आएगी। सो जब हम साइंस ऑफ डिडक्शन अप्लाई करते हैं इन सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पर, लोग जनरली क्या करते हैं? आंकड़ों पर फोकस करते हैं। फॉरगेट अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये तो सिर्फ इंडिकेशन के लिए। एग्जामिनेशन में आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते कि फरवरी 2025 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसका ग्रोथ कितना था। नहीं, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। आपको ये समझना है कि ऐसी चीज़ों की इम्पैक्ट क्या होती है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब क्या है और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब क्या है? ड्यूरेबल चीज़ें और नॉन ड्यूरेबल बहुत ही सिंपल है। ड्यूरेबल यानी कि ऐसी चीज़ें जो फटाफट हम यूज़ कर लेते हैं और ख़त्म हो जाती हैं। नॉन ड्यूरेबल्स यानी कि थोड़े लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरेबल्स की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेबल्स में आएगा आपका हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू,
ऑल दोज थिंग्स दैट वी यूज़, कॉस्मेटिक की बहुत सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होगी, राइट। कपड़े भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल की बात करें तो लेट्स से कि समझने के लिए, और समझ मीन्स ये नॉन ड्यूरेबल का ही पार्ट है, लेकिन एक ही चीज़ मैं आपको बता दूं और आप समझ जाएंगे, होम अप्लायंसेस। इसमें रेफ्रिजरेटर आ गया, टेलीविज़न आ गया, आपका एयर कंडीशन आ गया, देन वॉशिंग मशीन आ गया, जो घर घंटी हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ गई, राइट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें भी डिक्लाइन है। दैट मीन्स कि अब कंज्यूमर जो हैं वो सोच समझ कर पैसे खर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कंज्यूमर जो हैं उसको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, अभी पैसे बचाने के मोड में आ चुका है कंज्यूमर। आंकड़े तो यही इशारा करते हैं। दैट मीन्स कि पैसों का फ्लो जो है वो उतना ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं होगा। बहुत इजी है ना जब हम इन बेसिक चीज़ों को समझ लें। रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये ड्रॉप हुआ है, ये अभी पहुंच गया है 3.61%। एंड दिस इज द थिंग कि इन्फ्लेशन जो है वो कम है, उसके बावजूद भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं ये डिक्लाइन हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 2 सालों का सबसे कम आंकड़ा नजर आ रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग। फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी ड्रॉप हुआ है 3.75%। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं उनके आंकड़ों पर जब नज़र डाली जाती है तब उसका एक जो जिस्ट है वो हमें मिल जाता है। जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट सरकार ने रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में हमारी जीडीपी जो है वो 6.5% से ग्रो करेगी, तो लगता तो अभी यही है कि ये टारगेट सरकार जो है वो मिस कर देगी, वो अचीव नहीं कर पाएगी। स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी वोलेटिलिटी है, उसके पीछे भी एक रीज़न है ट्रंप साहब, राइट, ट्रंप टैरिफ्स, जिसके बारे में हमने विस्तार से ऑलरेडी चर्चा कर ली है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी का भी माहौल है, और यही एक रीज़न है ट्रंप टैरिफ्स और ये वॉर और दूसरी ऐसी चीज़ें, राइट। एक्सटर्नल हेडविंड्स जिसको हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल हेडविंड्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको यहाँ पर लिख देना ही अच्छा है ताकि आपको पता चले। और ये हेडविंड क्या होती है और ये टेल विंड क्या होती है। व्हाट इज़ टेल विंड एंड हेडविंड? हम सब ने इस चीज़ को महसूस किया है जब हम साइकिल लेकर कहीं पर जाते थे और अगर हवाएं जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं और हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में हवाएं आ रही है, तो दैट इज़ हेडविंड। हमें थोड़ा और ज़्यादा पेडल पर ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि अभी हवाएं जो हैं वो हमारे विरुद्ध दिशा में हमारे सामने आ रही हैं, तो दैट इज़ हेडविंड। टेल विंड में ऐसा होता है कि पीछे से अगर हवा आ रही है, हम जिस दिशा में जा रहे हैं और हमारे साथ साथ हवा जो है वो बह रही है, तो आपकी साइकिल जो है बहुत ही स्मूथली चली जाएगी। सेम थिंग गोज विद बिजनेसेस एज वेल। हेडविंड यानी कि एक्सटर्नल हेडविंड, यानी जो दूसरे देश हैं या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है, तो उसमें अभी ग्रोथ के सामने कुछ ऐसी चीज़ें चल रही जिससे थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, घर्षण हो रहा है, तो आपको उतनी स्मूथ राइड आपकी नहीं रहेगी। समझ गए आप? तो स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी एक वॉलेटिलिटी है और इसकी वजह से कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा हिलडुल चुका है। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं। ग्रीन शूट्स का ये शब्दों का इस्तेमाल, ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कई बार आपको फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है। ग्रीन शूट्स, इसका मतलब ये है कि जब आप एक पौधा, आपने एक बीज जो है उसको आपने प्लांट किया है और उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा जो पत्ता निकलता है, जो शूट्स निकलते हैं, राइट, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन शूट्स। यानी कि यहाँ पर आशा की किरण जो है। तो मोटर व्हीकल्स की बात करें, ट्रेलर्स की बात करें, खास करके ऑटोमोबाइल की बात करें, राइट, सेमी ट्रेलर्स, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कैपिटल गुड्स जो हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर मोटर व्हीकल, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर्स, ये सारी चीज़ों की बात करें तो इसका आंकड़ा कुछ 8.9% पर पहुंचा ग्रोथ का, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें थोड़ा ग्रोथ है, खास करके कॉमर्शियल साइड। कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स जो हैं
उसमें भी एक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है। और इंडस्ट्री ग्रुप में अगर हम 23 में से 14 ऐसी इंडस्ट्रीज को देखें तो वहाँ पर ग्रोथ रजिस्टर हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब है, खास करके आप समझ लीजिए, जो मशीनरी है, फैक्ट्रीज में जो मशीन्स यूज़ होते हैं, तो वो कैपिटल गुड का पार्ट है। वो ये ऐसा सामान है, ये ऐसे अप्लायंसेस हैं जो रिटेल कंज्यूमर नहीं लेंगे। मैं और आप ये चीज़ खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन फैक्ट्री जो चला रहा है वो ऐसी चीज़ों को खरीदा। हो सकता है कि स्लो डाउन और ये सारी चीज़ों की वजह से इन चीज़ों की प्राइस जो है वो कम हो और दैट्स द रीज़न दे आर बाइंग इट, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी कैपिटल गुड जो हैं तो इसका आउटपुट जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, 8.2% तक पहुंचा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ये जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, 14 ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं। तो हेडविंड्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद हमारा देश जो है इट्स गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और कुछ जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो ताकतें हैं, वो उसमें से एक ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है उसकी डिमांड आज भी उतनी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेट ए गुड रिटर्न, राइट? चाहे वो फैक्ट्री बनाना हो, रोड बनाना हो, या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारी चीज़ें। तो रोबस्ट इन्वेस्टमेंट की डिमांड है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसका इंटरवेंशंस भी रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बार बार पैसे जो हैं वो इंजेक्ट किए हैं, राइट? कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती आ रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ताकत जो है वो आज भी है। मीन्स वी आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये ट्रम्प टैरिफ की इफेक्ट जो है वो कितनी सीवियर होगी और अलग अलग देशों पर इसकी कैसी इम्पैक्ट होगी। लेकिन अभी चीज़ें जो है, सो फार दिस आर द थिंग्स दैट आर रजिस्टर्ड एज फार एज द लेटेस्ट जो आंकड़ों की बात करें हम, इकोनॉमी के आंकड़ों की, तो ये सारी चीज़ें थी, राइट? सो आई होप जो आज की ये जो हमारे टॉपिक 1 की जो डिस्कशन है उससे एक इंटरेस्ट डेफिनेटली आपके अंदर जनरेट हुआ होगा, खास करके वे सारे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमी से थोड़े घबराते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वैसे तो इस विषय पर हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको पता हो और थोड़ी बहुत रिपीट हो, लेकिन इसकी एक रिपीट वैल्यू है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिन द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट राइजिंग एनर्जी डिमांड्स कॉज्ड बाय एक्सट्रीम हीट with reference to coal stock and peak power projections। 5 अप्रैल 2024 की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में पहली हीट वेव जो है वो रजिस्टर की गई। मुंबई की बात करें तो मुंबई में तो पहली हीट वेव जो है वो फरवरी से ही स्टार्ट हो चुकी थी। एज वी ऑल नो कि हर साल जो गर्मी का आंकड़ा है, एक नया रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर होता है। 2023 वाज द हॉटेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फिर उसके ऊपर 24, और ये बताया जा रहा है कि 2025 जो है इसमें भी हीट वेव्स जो है वो और ज़्यादा लॉन्गर भी होगी, लंबी भी होगी और इंटेंस भी होगी। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ रियलिटी इन विच वी आर लिविंग। एक्सट्रीम हीट जो है, इसके बारे में ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक्सट्रीम हीट की वजह से आने वाले लगभग 1-2 दशक के अंदर ऐसी सिचुएशन होगी कि लगभग 70% जितनी हमारी ज़मीन जो है ये प्रभावित होगी, हमारे देश की ज़मीन जो है वो प्रभावित होगी। और वेट बल्ब फिनोमिना जो है ये भी सितंबर तक चलता रहता है अब, और इसकी वजह से पावर की डिमांड जो है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार ये कॉन्सेप्ट आपने सुना हो, वेट बल्ब फिनोमिना। जियोग्राफी साइंस के साथ जुड़ी हुई बहुत ही बेसिक चीज़ है, समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, इंसानों का क्या होता है, जब भी गर्मी होती है तो पसीना आता है, इज़न्ट इट? वी स्टार्ट स्वेटिंग। अब स्वेटिंग जो है ये हमारे बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। एंड जब हम स्वेट करते हैं तो व्हाट हैपन्स इज, जो एयर है, जो हवा है, हमारी जो मॉइस्चर जो है वो स्किन से इवापोरेट होता है, और इसकी वजह से जो हमारी सिस्टम है, हमारा जो शरीर है वो कूल डाउन होता है। ये तो बहुत ही बेसिक है। अब सिचुएशन ऐसी है, वेट बल्ब फिनोमिना में क्या होता है कि जो हवा है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है। हवा की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वाटर
वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो अगर जो आजू बाजू की हवा है ये ऑलरेडी ह्यूमिड है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है, जितना पानी होल्ड कर सकता है उतनी मीन्स फुल कैपेसिटी में स्टैच्यूरेशन पे चल रही हवा है, तो इवापोरेशन है या तो स्लो डाउन हो जाएगा, या इवापोरेशन यानी कि जो हमारा स्वेट आ रहा है शरीर में, तो इसका इवापोरेशन या तो स्लो हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो हमारा बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कूल नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाएगा। और ओवर हीटिंग की वजह से क्या होगा, हमें चक्कर भी आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक आ सकता है। तो जब एक्सेसिव गर्मी होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा एसी का इस्तेमाल करते हैं, पंखा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है, रेफ्रिजरेटर, राइट। तो ये चीज़ें अब सितंबर तक चलती रहती है हमारे यहाँ पर। और अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कशन की थी कि कैसे हीट वेव को और ज़्यादा एक एक्सेलरेट करता है ये अर्बन हीट आइलैंड्स। 70% ऑफ कूलिंग डिमांड इज मेट वाया फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन। कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और हमारे देश में हर साल लगभग आप समझ लीजिए 10 से 15 मिलियन, यानी कि हर साल 1 करोड़ या फिर 1 से 1.5 करोड़ नए एसीज जो हैं वो हर साल इंस्टॉल होते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लगभग मीन्स आप समझ लीजिए 8% लोगों के पास ही एयर कंडीशन की फैसिलिटी है, मेजॉरिटी के पास एसी की फैसिलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से उनके लिए, उनको हीट रेजिलियंस हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हमें बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा। डोमेस्टिक कोल के बारे में अभी पार्लियामेंट में ये आंकड़ा दिया गया है बाय गवर्नमेंट के हमारे पास कुछ 53.2 MT कोल स्टॉक है एज ऑफ 18 मार्च 2025। तो 20 दिनों का सफिशिएंट कोल है हमारे पास। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लेम भी किया है कि 2025 में जो पीक पावर की डिमांड होगी 270 गीगावाट, तो इसको गवर्नमेंट जो है वो इजीली हैंडल कर पाएगी। इसमें कोई गवर्नमेंट को चिंता का विषय नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था। अप्रैल सितंबर की अगर हम बात करें, अप्रैल से लेकर सितंबर 2024, तो कंपेयर्ड टू सेम पीरियड ऑफ 2023 में जो पावर की डिमांड थी उससे इंक्रीज होके 6.1% इंक्रीज हुआ है, राइट। अप्रैल से सितंबर 2023 में जो पावर की डिमांड थी वो 2024 में 6.1% इंक्रीज हुई है। और अगर हम अप्रैल जून 2024 को देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि 10.4% जितना राइज हमें देखने को मिला अप्रैल से जून। जब ये देखिए सितंबर के कई जगहों पर फिर बारिश जो है वो हो जाती है, लेकिन अगर हम देखें लास्ट ईयर के आंकड़ों को तो ये जो अप्रैल से लेकर जून का जो प्रॉपर समर का महीना है तो उसमें 10.4% जितना राइज देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर कंडीशन। 23 हमारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हीट एक्शन प्लान को रोल आउट किया है। तो इसमें क्लीन वाटर सप्लाई, रोड साइड शेड, वर्क आवर्स को एडजस्ट किया है, धूप में काम नहीं करना, खास करके जो आउटडोर वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको हीट स्ट्रोक्स ना आए। और इसी के साथ साथ इंसानों के साथ साथ जो लाइव स्टॉक्स हैं, जो पेट्स हैं, उनको भी हमें हीट वेव से बचाना है। और सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो इनफॉर्मल वर्कर्स का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो यू कैन सी डियर फ्रेंड्स के ये जो इंक्रीज़ हो रही है ना हीट वेव्स, और समर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, तो ये अब धीरे धीरे बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है वो बनता जा रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन। क्रिटिकली एनालाइज द implications of amending section 81J of the RTI Act through the Digital Personal Data Protection DPDP Act 2023 on transparency and accountability in governance। आज से लगभग 20 साल पहले एक लैंडमार्क कानून हमारे देश में पास हुआ, एंड दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन के आने से और इसकी अवेयरनेस से गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मुझे आज भी याद है जब मैं आपसे आज ये डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। APJ कलाम साहब की काफ़ी किताबें में एक वक्त था जब पढ़ता था,
राइट। और मीन्स आज भी मुझे एपीजे साहब जो हैं वो काफ़ी पसंद है, उनका जीवन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, राइट। तो एपीजे कलाम साहब जो हैं, जब हमारे देश के प्रेसिडेंट थे उस समय पर, उन्होंने ही इस बिल पर साइन किया था, आरटीआई पर। और उन्होंने कहीं पर मेंशन किया था कि जब उनको पता था कि भाई आरटीआई का बिल जो है वो एज ए प्रेसिडेंट उनके पास आएगा और ही हैज़ टू साइन इट, तो उस दिन वो अपनी ऑफिस पर, वैसे तो वो जल्दी उठ ही जाते थे, 6 बजे तो वो उठ जाते थे जहाँ तक मुझे पता है, वॉकिंग के लिए हर रोज़ जाते थे। लेकिन उस दिन जो है वो बहुत ही जल्दी अपनी ऑफिस पर चले गए, बिकॉज उनको पता था कि ये बिल जो है इसकी ताकत क्या है। तो साइन करने के लिए एपीजे कलाम साहब जो है वो जल्दी पहुंच गए थे, वो उनसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस आरटीआई कि इससे गवर्नेंस कितना इंप्रूव होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मीन्स अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी एंड थिंग्स। लेकिन अभी ये आरोप लग रहा है कि आरटीआई जो है उस पर एक खतरा है, आरटीआई के कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अब की जा रही है नहीं की जा रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चीज़ें क्या हो रही हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सेक्शन 81J जो है उसमें क्या है कि इट अलाउज विथ होल्डिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट एग्जिस्ट। मतलब ये है कि ये जो सेक्शन 81J जो है उसमें यह है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन जो है ये प्राइवेट है, इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे तो आपकी जो प्रोसेस मीन्स आरटीआई की जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो सकती है एज पर सेक्शन 81J। तो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो बड़ा है कंपेयर टू किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, या फिर सरकारी किसी व्यक्ति की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देंगे तो लार्जर पब्लिक का भला होगा इससे, तो ये चीज़ जो है वो करेंगे। तो बेसिकली ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है दैट इज़ वाया डीपीडीपी एक्ट, राइट, दैट इज़ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जो अभी हमने देखा। तो अमेंडमेंट वाया डीपीडीपी एक्ट रिमूव्स पब्लिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो सेफ गार्ड है ये अगर डीपीडीपी एक्ट के माध्यम से किया जाता है तो ये रिमूव हो जाएगा। और सेक्शन 44(3) जो है ये इट अमेंड्स आरटीआई एक्ट, और इसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही वेगली डिफाइन की गई है। तो इससे ये होगा कि लेजिटिमेट आरटीआई जो है रिक्वेस्ट, इसको भी डिनाई किया जा सकता है, क्योंकि फिर ऑथोरिटीज़ जो है वो किसी भी चीज़ को ऐसा कह देंगे कि नहीं ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। यूनियन मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये अमेंडमेंट जो है इसलिए किया जा रहा है ताकि आरटीआई का मिसयूज़ ना हो। लेकिन आरटीआई एक्ट जो है उसमें ऑलरेडी एक फाइन बैलेंस तो है ही, प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। पुत्थस्वामी वाला जो केस है ना, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट रहा है। आज मुझे समझ में आया कि कई बार वो कहता है ना एक छोटे से ब्रेक में लौटते हैं, तो आई थिंक उस समय पर जो होस्ट होते हैं वो पानी पीने के लिए ही जाते होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली जब आप बोलते हैं तो यू नीड ए ब्रेक। एनीवेज, because I had a sip of water and I'm feeling good now. Right, let's crack on. So RTI Act जो है इसमें ऑलरेडी एक फाइन बैलेंस है प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन राइट्स का। अब पब्लिक इंटरेस्ट जो है, अगर मीन्स इसमें कोई हर्डल्स क्रिएट किए गए तो हो सकता है कि फिर इसका मिसयूज हो सकता है कि आरटीआई एक्ट जिसको साइन करने के लिए एपीजे कलाम साहब बहुत ही एक्साइटेड थे, जो एक वक्त पर बहुत बड़ा बदलाव भी किया है आरटीआई एक्ट ने, लेकिन ऐसे छोटे छोटे डाइल्यूशंस की वजह से आरटीआई जो हैं उसके पावर्स जो हैं वो चले जा सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी हैज़ अर्ज्ड गवर्नमेंट कि ये प्रोविज़न जो हैं आप इसको हटा दीजिए, इसको अमेंड मत कीजिए। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ टॉपिक, discuss how the concept of sustainability is often sidelined in urban planning and land management practices in India. ब्लाइंड स्पॉट पता है क्या है? डू यू नो व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? मोटरसाइकिल और कार तो आप चलाते होंगे, टू व्हीलर, राइट, एक्टिवा, जुपिटर और मे बी ये बाइक और कार। तो उसमें होता है ना जो रेयर व्यू मिरर होता है हमारा, वो जब हम देखते हैं कि पीछे से कोई बड़ा वाहन, छोटा कोई नहीं आ रहा है क्या है, और जब हम देखते हैं जो रेयर व्यू मिरर में देखते हैं तो हमें दिखता है पीछे का, लेकिन एग्जैक्ट
अगर कोई ओवरटेक कर रहा है या फिर करना स्टार्ट कर दिया तो आपको शायद वो उसमें ना दिखे, बिकॉज वो जो कार या फिर जो व्हीकल हैं दैट इज़ इन योर ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए आपने कई लेटेस्ट कार्स में ये देखा होगा, जो एडास वेडास वाले फीचर वाली कार आती है तो उसमें कोई अगर ओवरटेक कर रहा है तो जो आपका जो साइड का जो OVRM है, जो साइड के जो मिरर्स हैं बेसिकली, तो उसमें एक ऑरेंज कलर की छोटी सी एक लाइट हो जाती है, उसमें देखा होगा आपने कई बार। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ लाइक ब्लाइंड स्पॉट जो है वो अलर्ट देता है आपको। तो ब्लाइंड स्पॉट बहुत सारी चीज़ों में होता है, हमारे हमारे विजन में भी होता है कि हमें कुछ चीज़ें जो है वो दिखती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हमारे ब्लाइंड स्पॉट में है तो हमें नहीं दिखाई देगी, राइट। अब ब्लाइंड स्पॉट समझ में आ गया। अब सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो हमारे देश में कलेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट में रहती है। जब हम अर्बन लैंड मैनेजमेंट की बात आती है तो सस्टेनेबिलिटी एक ब्लाइंड स्पॉट में, इसके बारे में फिर उतना ज़्यादा कोई सोचता भी नहीं और इसकी कोई केयर भी नहीं करता है। और ऐसी बातें इसलिए बोलनी पड़ती हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आज के समय में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं। और हमने अभी कल भी इसके बारे में डिस्कशन की थी, कांचा गाछी बौली जो पूरा केस है, तो ये क्या हाईलाइट करता है? ये यही हाईलाइट करता है कि सस्टेनेबिलिटी और फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लाइंड स्पॉट में चली गई। शॉर्ट टर्म के फ़ायदों के लिए लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। ये जो 400 एकड़ वाली ज़मीन है जिसके बारे में आप जानते हैं कि हमने वी टॉक्ड अबाउट इट के यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसकी कंट्रोवर्सी है, सरकार कह रही है कि ये ज़मीन जो है वो सरकार की है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1996 का जो TN गोदावरमन वाला जो केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी हमने देखा था ना कि कोई भी ज़मीन जो है अगर उसमें फॉरेस्ट कवर है तो इट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज फॉर फॉरेस्ट लैंड, और फिर इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? सरकार इस पर क्यों? और सरकार जो है वो इस प्रकार की ज़मीनें जो होती हैं तो उसको एक रेवेन्यू के सोर्स के तौर पर देखती हैं। सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, राइट। दूसरे कुछ लोग जो हैं उनकी दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी सेंचुरी हो सकती है, और है भी इनफैक्ट, राइट। स्टेट्स जो हैं वो ऐसी चीज़ों को एक कॉमोडिटी की तरह देखते हैं, प्लानिटरी क्राइसिस को भूल जाते हैं, और फिर जैसे हमने देखा कि एक कॉमर्शियल इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, तो इस दिशा में सारी एनर्जी जो है वो फोकस्ड हो जाती है। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की अगर बात हो रही है कि यहाँ पर ये जो KG वाली जो एरिया है ये 400 एकड़, तो ये इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? स्टेट है, यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतने ही स्टेक होल्डर नहीं है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा अगर कोई स्टेक होल्डर है यहाँ का, तो ये 400 एकड़ में जो फ्लोरा और फौना है। क्या आपने वहाँ के मोर को जाकर पूछा है कि भाई तेरा घर हम आकर उजाड़ रहे हैं, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वहाँ पर रहने वाले हिरन को जाकर किसी ने पूछा है कि भाई, क्योंकि सी दिस इज द थिंग, राइट, क्योंकि हम उनको, अगर वहाँ पर हीरे निकलते होते, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, पैसे मिलेंगे आपको, तो फिर कोई और चीज़ होती। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही जो नहीं बोल सकते ऐसे जानवर हैं, नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते, नहीं सकते ऐसे पेड़ है यहाँ पर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। यही एटीट्यूड है ना। सी आई एम कमिंग फ्रॉम ए प्लेस, मेरा जो जन्म हुआ और लगभग 21 ईयर्स तक मैं जिस टाउन में बड़ा हुआ, हमारे गुजरात का राजकोट के बाजू में एक टाउन है गोंडल, राइट। अब मुझे गोंडल जो है, गोंडल इज़ माय होम टाउन एंड आई एम वेरी मच अटैच्ड टू गोंडल, क्योंकि यहाँ पर ही मैं बड़ा हुआ। तो गोंडल जो है उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। आप कभी सर्च कीजिएगा गोंडल के बारे में और यू विल फाइंड के गोंडल में एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम था भगवत सिंह जी। भगवत सिंह जी जो हैं उनके समय काल में, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और भगवत सिंह जी जो हैं
आई वुड से दे वर गुड फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे फैमिली रिलेशन भी थे उस समय पे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और भगवत सिंह जी के। तो वो भी एक कनेक्शन है। बट एनीवेज, ये जो भगवत सिंह जी हैं उनके जीवन के बारे में जब आप देखेंगे और गोंडल के इतिहास को जब आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि शायद इतना प्रोग्रेसिव कोई स्टेट जो है वो हमारे देश में नहीं था। जहां तक मुझे नॉलेज है, इतना प्रोग्रेसिव कोई भी राज्य नहीं था। व्हेन आई से राज्य, आई मीन टू से उस समय पर जो किंगडम्स थे ना, छोटे छोटे राजा स्टेट्स थे, तो इतना कोई प्रोग्रेसिव स्टेट हमारे पूरे देश में नहीं था। एक वक्त था जब गोंडल में शायद हमारे देश में जब शुरुआत हुई हो, उस समय में स्ट्रीट लाइट्स थी गोंडल की। आज भी अगर आप दादियों को देखें, मीन्स जो होता है ना कि भाई कोई गोंडल की बेटी थी, फिर शादी हुई किसी दूसरी, जो आज वो दादी हैं, 90 ईयर्स ओल्ड हैं, एंड यू विल इफ़ यू फाइंड कि भाई वो कैलकुलेट कर सकती है, पढ़ लिख सकती हैं, तो पूछना ही नहीं, मीन्स आप पता ही चल जाएगा कि शी वुड बी फ्रॉम गोंडल, राइट। तो जो एजुकेशन है महिलाओं का, वो भगवत सिंह जी के समय पर 100% था। अब यही जो भगवत सिंह जी हैं, यही जो गोंडल हैं, उसमें एक बहुत ही फेमस एक इंसिडेंट है, ये नोटेड हिस्ट्री में है कि एक दिन राजा का प्रोसेशन निकलने वाला था, हाथी पर बैठकर कहीं पर जाने वाले थे। तो पूरा प्रोटोकॉल तैयार हो रहा था कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, एक्सेट्रा। तो वहाँ पर बीच में काफ़ी सारे पेड़ भी थे। गोंडल में बहुत सारे पेड़ थे। आज सिचुएशन अलग है, लेकिन एक समय पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे दोनों तरफ, राइट, रास्ते के दोनों तरफ। तो जब वो निकलने वाले थे अपने हाथी पर बैठकर, तो जो पूरी टीम है, तो टीम ने बताया कि भाई यहाँ पर जो है वो हमें थोड़े पेड़ जो हैं वो काटने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हाथी निकलेगा, उसके ऊपर ये राजा साहब की पालकी होगी और ये टकरा जाएगी, एक्सेट्रा। तो पता है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसीजन लिया कि भाई अगर हम पेड़ की डालियों को काटेंगे तो फिर उसको हम वापस वहाँ पर चिपका नहीं सकते, उसको उगाने की ताकत जो है वो हमारे अंदर नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज़, और क्योंकि वो एक प्राइम रास्ता था, वहाँ से तो निकलना ही था, तो ऐसा डिसीजन लिया गया कि उस रोड को थोड़ा थोड़ा खोदा, मीन्स क्या थोड़ा डिग किया जाएगा, तो एक ऐसा स्लोप बनाया जाएगा, राइट। ऐसा अगर रोड है तो इसको यहाँ से बीच में से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दो, राइट, ऐसे स्लोप बना दो, ऐसा, तो ऐसा कर दो उस रोड को। तो यहाँ से हाथी जो हैं वो आराम से, यहाँ से राजा साहब और उनका पूरा प्रोसेशन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन की है क्योंकि उस समय पर अगर गोंडल की बात करें तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है वो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं थी। सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरनमेंट को हमेशा सेंटर में रखकर सारी चीज़ें की गई। और आज गुजरात का अगर आप फॉरेस्ट एक्ट देखेंगे देन यू विल फाइंड कि 50% जितने जो लॉज हैं वो गोंडल स्टेट के लॉज में से लिए गए हैं। गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आज क्या है, आज ये चीज़ें ब्लाइंड स्पॉट में हैं। दूसरी चीज़ है कि यही जो बायोडाइवर्सिटी है, यही जो फॉरेस्ट है, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, कार्बन सिंक हैं, हाइड्रोलॉजिकली इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही जो 400 एकड़ की ज़मीन है, यहाँ पर एंशियंट रॉक्स भी हैं, सीजनल वाटर बॉडीज हैं, वल्नरेबल स्पीसीज यहाँ पर रहती है, और इसी के साथ साथ हीट वेव की बात कर रहे थे ना, तो कूलिंग का फंक्शन भी ये प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनका मुंह बंद करवाया गया, राइट। इसी के साथ जो एक्सकावेटर्स हैं, प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जेसीबीज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर जाकर, ये तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटू किया, वरना तो ये पूरा जंगल जो है उसको उजाड़ देते। तो लीगली भले ही सरकार के पास ज़मीन हो, लेकिन इकोलॉजिकल फोरसाइट भी सरकार को रखनी चाहिए। और जब जो डिसेंट कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मुंह बंद करवाया गया, उनको चुप करवाया गया, दैट इट सेल्फ इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इज़न्ट इट।
So these are the things. Moving on to the next topic, dear friends. बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये. पुअर सर्विंग रिच मॉडल क्या है ये? विल टॉक अबाउट इट. एग्जामिन द कॉमर्स मिनिस्टर्स कॉल फॉर इंडियन स्टार्टअप्स टू एम फॉर हायर इनोवेशन, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अचीविंग दिस गोल. पीयूष गोयल साहब ने अभी कहा था कि हमारे यहाँ पर स्टार्टअप जो है उनको थोड़ा और ज़्यादा इनोवेट करने की ज़रूरत है, और इस पर हमने डिस्कशन की थी कि कैसे चाइना और यूएसए जो हैं वो इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा आगे क्यों हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. और कहीं ना कहीं पीयूष गोयल साहब ने ये बताया था कि हमारे यहाँ पर जो फूड डिलीवरी ऐप्स और ये सारी चीज़ों पर हम फोकस है, वी नीड टू फोकस ऑन इनोवेशंस लाइक हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये जो मॉडल है बहुत इंटरेस्टिंग है, पुअर सर्विंग रिच मॉडल. कभी आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा. ये जो मॉडल है इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट डिलीवरी बेस्ड जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये डिलीवरी बेस्ड कंपनीज, यहाँ पर बहुत ही ईजिली क्योंकि हम इनको रिलेट कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डिलीवरी बेस्ड कंपनीज. पुअर सर्विंग रिच मॉडल में ऐसा है कि ये जो पीएसआर कंपनीज हैं, जो ये पीएसआर यानी कि पुअर सर्विंग रिच मॉडल पर चलने वाली जो कंपनीज हैं, ये दो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है. नंबर वन इज एफ्लुएंट कंज्यूमर्स. ऐसे लोग जो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, घर बैठे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और उनको 2-3 दोस्त देख रहे हैं, और उनके लिए 1000-1500 रुपये जो हैं वो खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है. तो वो 1000-1500 रुपये का फूड मंगवाएंगे, उस पर जो भी डिलीवरी चार्ज है 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ वट एवर इट इज़, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है. तो ये एफ्लुएंट कंज्यूमर्स हैं जो घर के बाहर निकलना नहीं चाहते, गर्मियों में घर में बैठकर दे कैन अफोर्ड, उनके पास पैसे हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन उनके पास पैसे हैं तो दे कैन अफोर्ड होम डिलीवरी. दूसरे जो लोग हैं जो होम डिलीवरी करने के लिए आते हैं, तो वो लो वेज वर्कर्स हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं है. सो दे हैव टू वर्क फॉर डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ जॉब. अब कोई भी काम जो है वो ऐसा नहीं होता है कि ये काम गलत है, ये काम नहीं, राइट. जो भी मेहनत का काम है जिससे आप लेजिट पैसे कमाते हो, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही हो, ये सारे काम जो हैं वो अच्छे ही हैं, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. ये मेरा पर्सनल मानना है. और इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ मानना है, राइट. आई स्ट्रांगली एनकरेज यंग स्टूडेंट्स कि अगर कोई पार्ट टाइम जॉब आप करना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, देन यू शुड डू इट. उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा. इंटरव्यू में आपका चेहरा जो है वो चमकेगा जब आपने ऐसी चीज़ें की, क्योंकि आपके पास अनुभव होगा. एनीवेज, तो गोल्डमैन सैक्स जो है, तो उसका एस्टिमेट ये है कि हमारे देश में 60 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो $10,000 जितनी है, और 2027 में ये 60 मिलियन जो हैं इज़ गोइंग टू टच 100 मिलियन. इतने लोग हो जाएंगे जिनकी रफली स्पीकिंग 8-9 लाख रुपए पर ईयर की इनकम है. और ये जो 8-9 लाख रुपए पर ईयर कमाने वाले लोग हैं, ये ई कॉमर्स कंपनी और फूड डिलीवरी कंपनी के कोर कंज्यूमर बेस हैं. इनको ही सबसे ज़्यादा आपको सर्व करना है, यही सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं, यही आपके कैश काउ हैं. अब ये लोग इतने हैं, राइट. 60 मिलियन लोग इतने हैं जिनकी इनकम ऐसी है जो अफोर्ड कर सकते हैं. दूसरी तरफ जो मंथली सैलरी जिनकी 15 से 20 हज़ार जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न्ड. तो ये जो डिलीवरी वर्कर्स हैं उनको थोड़ा 15-20 हज़ार रुपये जितनी सैलरी मिल जाएगी. तो ये जो पीएसआर मॉडल है इसमें यही है कि डेली डिलीवरी वर्कर जो है उसको लगभग जो मैंने आपको बताया 15-20 हज़ार जितना काम वो कर लेगा. दूसरे कोई ऑप्शंस नहीं है उसके पास, राइट. ये सबसे इजी है. 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है खाली बैठने से, तो अच्छा होगा उसके लिए, तो ही और शी विल डू दिस जॉब. दूसरी चीज़, जो एफ्लुएंट है उनको कन्वीनियंटली सारी चीज़ें मिल जाएगी. जो फाउंडर्स हैं वो बिलियनर बन जाएंगे. जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी
वैल्यूएशन इंक्रीज होगी तो उनको भी इन्वेस्टमेंट होगा, और हमारा एक नेशनल प्राइड होगी, हम एनआरआई से ये कह पाएंगे हमारे दोस्तों से कि भाई देखिए हमारे यहाँ पर तो सारी चीज़ें 10 मिनट के अंदर जो भी चाहिए वो मिल जाता है हमारे देश में, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारा देश तो इतनी सारी तरक्की कर चुका है, हम तो बहुत ही वी आर वेरी एडवांस। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ आपको उतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ये पीएसआर मॉडल जो है वो सर्वाइव नहीं होगा, ये उनके लिए अफोर्डेबल, हम कहते हैं कि वो पीछे पीछे नहीं है, वहाँ पर गुलामी कम है, वहाँ पर इतनी ऐसी मजबूरी इतनी नहीं है। सो दैट्स वाई दे डोंट हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। तो ये जो पीएसआर जॉब्स जो हैं इट रिलाई ऑन वास्ट अंडर क्लास डेस्परेट फॉर वर्क, उनको इजीली लेबर सप्लाई मिल जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिनके पास जो पैसे हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, पैसे होना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये मेंटालिटी भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसे कमाए हैं तो चीटिंग से ही कमाए, ऐसा नहीं होता है, मेहनत से ही आदमी पैसे कमाए। चीटिंग वाले होते हैं, आई एम नॉट सेइंग नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर लंबा टिक नहीं, वरना तो फिर मुकेश अंबानी साहब को सुबह उठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो इतना पैसा, ही इज़ नॉट वर्किंग फॉर मनी। सेम थिंग गोज विद अदर बिलियनर्स, रतन टाटा और दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो फोकस जो है इट्स ऑन कन्वीनियंस। यहाँ पर अभी जो कंपनीज चल रही हैं ये पीएसआर जो मॉडल्स पर चल रही हैं, तो उनके ऑफ कोर्स उनके जो फाउंडर्स हैं दे आर बिलियनर्स, राइट, दे आर बिग यू नो सेलिब्रिटीज इन आवर कंट्री, और हम उनको बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं उनसे कि भाई देखिए इतने इतने सारे पैसे कमा लिए, कुछ नहीं किया था, एंड दिस एंड दैट, एंड कितनी सारी कहानियाँ होती हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये पीएसआर मॉडल पर चल रही हैं, ये दूसरे देशों में ये सर्वाइव भी ना कर पाए। लेकिन ऐसी चीज़ें कौन डिस्कस करना चाहता है, ऐसी चीज़ों पर तो कोई बात ही नहीं करना है, सब किसी और किसी को बहुत पैसे कमाने हैं एनीवेज। तो ये कोई इनहेरेंटली इनोवेटिव कोई कंपनीज नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड कंपनीज भी नहीं है। हमारे यहाँ पर ये है कि लार्ज स्केल कमर्शियल इनोवेशन जो है वो नहीं हो रहा है, जुगाड़ और ये सारी चीज़ें चल रही है, और जुगाड़ जो है वो स्केलेबल और वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ पर सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि फेलियर को तो हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है, राइट। कोई कहे कि भाई 2-3 बिजनेस मेरे फेल हुए तो फिर उसको कोई शादी के लिए लड़का है तो कोई लड़की भी नहीं देगा उसको कि भाई ये तो बिजनेस में सेट ही नहीं हुआ, पैसे कमा रहे हो तो बताओ। तो सोसाइटी ही हमें ये सिखाती है, बचपन से स्कूल में भी यही होता था ना, जो अगर फेल हो गया तो उसको ऐसे देखा जाता था जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया हो या फिर प्रिंसिपल की किडनी मांग ली हो उसने। सो एक तो फेलियर को एक्सेप्ट करने का एपेटाइट नहीं है। जब ये नहीं होता है तो क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो उस लेवल की होगी ही नहीं। और कुछ ऐसे जो रिच किड्स हैं तो उनको कंफर्ट के लिए ज़्यादा ट्रेन किया जाता है रादर देन एम्बिशन। जिनके पास कैपिटल है तो उनके पास उनका एम्बिशन ऐसा नहीं है, राइट, वो कंफर्ट और इन सारी चीज़ों में उस ट्रैप में है। और अगर आपको रियल इनोवेशन चाहिए तो उसके लिए ओरिजिनल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, विजन, ये सारी चीज़ें चाहिए, और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। यू नीड बिग मनी, अच्छा कैपिटल चाहिए, 8-9 सालों तक उसके पीछे आपको लगा रहना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें जो है वो चेंज होगी। आज आप देखिए नेटफ्लिक्स और फेसबुक एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज, आप देखेंगे तो वो बहुत पुरानी कंपनीज हैं, कोई उनको बारे में जानता नहीं था, लेकिन अब एक वक्त आया जब लोग जो हैं वो इनको जानने लगे, एंड दे आर बिग थिंग नाउ। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप देखेंगे 10 साल 15, यू बी शॉक टू नो कि ओ इतने सालों से ये कंपनी चल रही है। तो जिन्होंने ये आइडिया डिज़ाइन किया, जब सोचा, रिफाइन करते गए, आगे बढ़ते गए, तो एक वक्त आया जब जाकर चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं उनकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, राइट। सो वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज़। अगर वर्ल्ड क्लास इनोवेशन करना है तो ये चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, वरना पीएसआर मॉडल जो है वी कैन नॉट से कि वो कोई ऐसा बड़ा चमत्कार या फिर कोई हमने कहते हैं ना कि तीर मार दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, राइट। चलो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यस, मुझे थोड़ा ऐसा डाउट था कि
क्या मैंने टॉपिक नंबर 4 डिस्कस किया? यस, आई हैव डिस्कस्ड टॉपिक नंबर 4 विथ यू गाइस. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. जाने से पहले एज यू नो राइट कि अगर वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस डिस्कशन के बारे में बताइए. और एक ऑप्शन आ गया था, वैसे तो मैंने इसको हटा दिया है, लेकिन लेट मी टेल यू कि एक ऑटो डब करके एक चीज़ जो है वो स्टार्ट की है यूट्यूब ने. तो मैं तो अपनी वीडियो में ही रिकॉर्ड करता हूँ, कोई एआई वेआई का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग में. तो ऑटो डब में ऐसा होता है कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो कोई अंग्रेजी में कोई ऑटो डब आ जाएगा. तो अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट यू नीड टू डू इज गो इन द सेटिंग. आप वीडियो को प्ले कीजिए यूट्यूब पर और जो सेटिंग वाला बटन है ना उसमें क्लिक कीजिए और उसमें आपको ऑडियो ट्रैक में हिंदी ओरिजिनल देखने को मिलेगा, उसको क्लिक कर लीजिए तो यू वुड बी एबल टू हियर मी. ऐसा होगा नहीं, मीन्स इन द सेंस कि ऐसा ऑटो डब वाला फीचर आएगा नहीं. मैंने चैनल के सेटिंग्स में जाकर उसको बंद कर दिया है. लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए तो डू दिस थिंग. ओके, सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.